हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 26 MCQ। 26 MCQ, ये सारे जो MCQ है साइंस के हैं, जनरल साइंस के हैं। और ये सारे जो MCQ हैं ये पूछे गए हैं बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में जो हाल ही में हुआ 24 अप्रैल 2022 को। तो ये 26 MCQ इस एग्ज़ाम में पूछा गया 24 अप्रैल को। बट ये सारे जो MCQ है ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे MCQ इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले हर उस एग्ज़ाम के लिए जिनमें जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। सारे सवाल बाइलिंगुअल है जैसा कि एग्जाम में पूछा गया था और सारे प्रश्न अच्छे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें। इसी तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन, आभासी मतलब ऐसा प्रतीत होता है, एक्चुअल में है नहीं। चपटापन निम्न घटना के कारण है। एक्चुअल में जो सूर्य है वो चपटा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, तो किसके कारण? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य है वो चपटा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? तो यह है रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। साथ में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल में जब सूर्योदय होता है उससे पहले ही हमें सूर्य दिखने लग जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी हमें सूर्य दिखता है। इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ये वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसके कारण ऐसा होता है। जैसे यहाँ देखो, ये है हॉरिजन लाइन। हॉरिजन के ऊपर जब ये सूर्य निकलेगा ना तब जाकर के एक्चुअल में सूर्योदय होगा। लेकिन देखो हॉरिजन के नीचे है फिर भी सूर्य दिखने लग जाता है। यहाँ ऑब्जर्वर है यानी कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। तो हॉरिजन को पार करने के बाद एक्चुअल में होता है सूर्योदय, लेकिन हॉरिजन को सूर्य पार नहीं किया, उसके बावजूद भी सूर्य दिखने लग गया, तो ऐसा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसके ठीक उल्टा ले लो, सूर्यास्त के समय में सूर्य के डूबने के बाद यानी कि सूर्यास्त होने के बाद जब हॉरिजन लाइन के नीचे सूर्य आएगा तो सूर्यास्त हो जाएगा। तो सूर्य जब इस हॉरिजन के नीचे आता है या फिर बोल दो सूर्यास्त हो चुका है, उसके बावजूद भी सूर्य कुछ समय तक दिखता है। इसके पीछे भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी को, जिसे हम लोग रो से दिखाते हैं। तो यहाँ है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में बताना है। देखिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर यानी चालक और अर्धचालक, इन दोनों केसेस के अंदर ना आंसर अलग अलग आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कंडक्टर के बारे में पूछा है या सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा है। देखिए यहाँ पर दो ग्राफ है। एक ग्राफ में देखो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी जो है ये बढ़ रही है, एक में टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी तेजी के साथ घट रही है। इसमें बता सकते हो आप कि कौन कंडक्टर के लिए और कौन सेमीकंडक्टर के लिए है। यह है कंडक्टर के लिए। कंडक्टर यानी कि चालक के केस में जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे, इन सब के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। सेमीकंडक्टर के केस में जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे जो है सेमीकंडक्टर हैं। इनमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेजिस्टिविटी तेजी के साथ घटती है। देख रहे हो आप, तेजी के साथ रेजिस्टिविटी जो है वो घट रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर घटती है हो जाएगा, क्योंकि हमारे से पूछा था सेमीकंडक्टर के बारे में। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है। देखो क्वार्ट्ज जो बना होता है ये सिलिका से बना होता है। सिलिका हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, SiO2 फार्मूला याद रखें। तो सिलिका से बना हुआ है तो कंपाउंड जो बनेगा उसके नाम में सिलिकेट होगा। तो सिलिकेट वाला कौन है? ऑप्शन ए है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सोडियम हो। अगली बार जब सवाल पूछे तो हो सकता है सोडियम की जगह पर पोटेशियम हो सकता है इसके स्थान पर लिथियम हो। सिलिकेट होगा तो जाकर के हमारा आंसर होगा। सिलिकेट वाला कोई एक ही ऑप्शन होगा और वही हमारा आंसर होगा। सोडियम के स्थान पर पोटेशियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है, बट सिलिकेट उसमें देखना होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और बातें ध्यान में रखें। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा जो खनिज पाया जाता है वो है फेल्सपार, और दूसरे नंबर पर पृथ्वी के भूप्रपट्टी में जो सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है वो है क्वार्ट्ज, जो कि सिलिका से बना होता है। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो हॉर्न सिल्वर है, माणिक सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है और लूनर कास्टिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड को, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोक्रोमिक लेंस बनाने में। फोटो का मतलब लाइट, क्रोमा, क्रोमिक, इन सब का मतलब होता है कलर से। तो लाइट के अनुसार क्या होता है, कलर में परिवर्तन होता है, कलर में चेंज होता है। जैसे यहाँ देखो दिन के टाइम में ये कलर ब्लैक हो चुका है और वहीं शाम का टाइम हो या फिर रात का टाइम हो तो क्या होगा, यानी कि जब लाइट ना हो तब उस समय ये एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो इसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर क्लोराइड का, हॉर्न सिल्वर। ये एक यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है, ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद देखो लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। वो डालकर जब हम आते हैं तो जो उंगली में इंक लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसी को हम लोग लूनर कास्टिक बोलते हैं।
तो यहाँ भी सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, तो आंसर हमारा ना तो डी होगा और ना ही ए होगा। उसके बाद देखो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। कॉपर, जिंक, निकल, इसके अलावा कुछ और मेटल्स भी हो सकते हैं मिश्र धातु में। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। कॉपर, जिंक, निकल ये मेन है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, बट सिल्वर नहीं होता। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। रूबी सिल्वर ये एक खनिज है सिल्वर का, इसे डार्क रेड सिल्वर और पायरेगाइट भी बोलते हैं। यहाँ भी देखो सिल्वर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होता, सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है एमाइलेज। एमाइलेज आपको मिल जाएगा सलाइवा में और साथ में मिल जाएगा पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में क्या करता है ये? स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। पेप्सिन ये बनता है अमाशय में। पेप्सिन ये अमाशय का एंजाइम है, इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ना। लाइपेज ये भी मिल जाएगा पैनक्रियाटिक जूस में, इसका काम होता है फैट्स को, जो इमल्सिफाइड फैट होता है उसको तोड़ता है फैटी एसिड, यानी कि वसीय अम्ल, साथ में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं। इंसुलिन देखो ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है, ये भी एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। क्लोरोजैलेनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? मैंने आपको केमिस्ट्री के अंदर एक वीडियो करवाया हुआ है, टॉपिक का नाम है ड्रग्स एंड केमिकल्स, या फिर चैप्टर बोल दो आप, औषध एवं रसायन। वहाँ मैंने आपसे कहा हुआ है कि जो डेटॉल है ये मिश्रण है क्लोरोजैलेनॉल और टर्पिनॉल का। क्लोरोजैलेनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है डेटॉल। डेटॉल का इस्तेमाल हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी कर सकते हैं और एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं। देखो सेम सबस्टांस, एक ही पदार्थ को हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, बट कंसंट्रेशन में यानी कि सांद्रता में कुछ परिवर्तन होता है। अगर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा, और अगर हम थोड़ा कम कर दें तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। यहाँ पर हमारा आंसर एंटीसेप्टिक हो जाएगा। एंटीपायरेटिक होता है बुखार को कम करने वाली जो ड्रग होती है, फीवर को रिड्यूस जो ड्रग करती है उसे हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जैसे कि एस्पिरिन, पैरासीटामोल, इन सब का आप इस्तेमाल करते ही हो। यह है एंटीपायरेटिक्स। उसके बाद एंटीबायोटिक, जैसे कि पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, इसका काम जो होता है एंटीबायोटिक का वो बैक्टीरिया को किल करना होता है या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना होता है। एनाल्जेसिक ये पेन किलर है, दर्द निवारक, दर्दनाशक। तो जो ये एस्पिरिन है और पैरासीटामोल है ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स भी होते हैं और एनाल्जेसिक भी होते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। देखिए ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो दही है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं। बैसिलस हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप्ड होते हैं, छड़ के आकार के होते हैं, इसलिए नाम में बैसिलस है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो दही है इनमें होते हैं लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखिए जो दूध है इसमें है कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, जिसे हम लोग मिल्क शुगर बोलते हैं। दूध में जो मीठापन है वो लैक्टोज के कारण है। इसी लैक्टोज को ना ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हम बोलते हैं कि जो दही है या जो खट्टा दूध है उनमें कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड है। दही का जो खट्टापन है वो लैक्टिक एसिड के कारण है। लैक्टिक एसिड बना कैसे? जो लैक्टोज है उसको कन्वर्ट किया गया लैक्टिक एसिड में। कन्वर्ट कौन किया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है। इनमें से हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जिसे हम लोग सुनहरा चावल बोलते हैं, सुनहरा धान भी बोलते हैं। तो चावल में विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक विज्ञान की सहायता से बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग के चावल का निर्माण किया। इसे गोल्डन राइस का नाम दिया गया। देखो बीटा कैरोटीन जो है विटामिन ए का ही फॉर्म है। विटामिन ए के दो फॉर्म्स आप पढ़ते हो, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन। तो इस गोल्डन राइस में ना विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किस फॉर्म में? बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है किस रूप में किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है यूरेनियम 235,
और उसके बाद प्लूटोनियम 239। मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में इस्तेमाल होता है हैवी वाटर बोले तो D2O। उसके बाद ग्रेफाइट है, बेरिलियम ऑक्साइड है, शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में हैवी वाटर और लिक्विड सोडियम। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। आयरन की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से अनीमिया होता है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। बेरी ये विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। डायबिटीज, अभी आपने देखा इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो हमारे ब्लड में अगर शुगर ज़्यादा है तो उस शुगर को, उस चीनी को, उस ग्लूकोज को ये इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा हमारे बॉडी में। मान लो इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। इसी को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। तो जो मधुमेह है ये इंसुलिन में कमी के कारण, इंसुलिन हार्मोन में कमी के कारण ये बीमारी होती है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच, इचिंग ग्लास। देखिए ये जो ग्लास है, इस ग्लास के सरफेस पे देखो तो कुछ आर्ट को क्रिएट किया गया है, तो इसी को बोलते हैं इचिंग, और इसके लिए इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड ये अम्ल है, ये है अम्ल। मुर्रा नस्ल है भैंस की। भारतीय भैंसों की प्रमुख नस्लें, जिनमें देखो मुर्रा है, सुरती है, मेहसाना है, भदावरी है, नागपुरी है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में मुर्रा पूछा जाता है, जो यहाँ पर पूछा गया है। बाकी आप ध्यान रखने को ये सारे भी ध्यान में रख सकते हो। ऐसे ही भारतीय गायों की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? ये देखो, गिर है, साहिवाल है, राठी है, रेड सिंधी है, जर्सी है। इसमें साहिवाल और जर्सी ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन सबको भी ध्यान में रख सकते हो। v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा k है। यदि वेग को प्रारंभिक वेग का 1/3 कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी जब वेग v था तब गतिज ऊर्जा k थी। जब इस वेग को v/3 कर दिया जाएगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा का ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखने होंगे, 12mv²। m है द्रव्यमान, v है यहाँ पर स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो k जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है v²। अगर हम v को v/3 कर दें तो ये जो k है ये k/9 हो जाएगी। k जो है गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा पहले की 1/9 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर है ना, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर k/9, तो k/9 हमारा यहाँ पर आंसर। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? कौन सी इनमें से धातु है जो केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो देखते हैं इसको। देखिए ये एक मेटल सरफेस है, यहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखलाए गए हैं, और यहाँ पर देखो कुछ इंसिडेंट, यानी इस मेटल सरफेस पे कुछ इंसिडेंट यहाँ पर हो रही है। ये है फोटॉन्स। फोटॉन्स हम किसको बोलते हैं? देखिए जो लाइट है, लाइट के पास डुअल नेचर है, आपने पढ़ा होगा। लाइट के पास जो है वो डुअल नेचर है। एक है पार्टिकल नेचर और दूसरा है वेव नेचर। जो प्रकाश है उनके पास दो गुण हैं, वो दो तरह से काम करता है, कण की तरह और तरंग की तरह। यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है ना, यहाँ पर जो भी घटना हो रही है ये पार्टिकल नेचर के कारण होती है, वेव नेचर के कारण नहीं होती है। तो जब पार्टिकल नेचर हम बोलते हैं ना, तो लाइट को हम यहाँ पर फोटोन बोल सकते हैं। फोटोन का मतलब होता है कि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। ऐसे पार्टिकल है, कण है, या फिर बोल दो पैकेट है जिनमें एनर्जी भरी पड़ी है। तो यहाँ से हम फोटोन को गिरा रहे हैं इस मेटल के सरफेस पे, मतलब एनर्जी के पैकेट को गिरा रहे हैं। तो जो एनर्जी की पैकेट है वो जाकर के गिर जाती है किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी इनके पास कुछ एनर्जी है। जब ये एनर्जी की जो पैकेट है ये आकर के इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस को छोड़ देते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन के पास गति है तो वहाँ से करंट भी, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और इसके कारण उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये चीज़ें आप समझें कि फोटोन्स क्या है। फोटोन जो है ये पार्टिकल नेचर है लाइट का, या फिर फोटोन जो है ये एनर्जी पैकेट है। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इन सारे को मिटाता हूँ। ठीक है, मैं एक बार इन सारे को मिटाता हूँ। अब देखिए होता ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर आप विजुअल लाइट, जिसे हम यानी जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं,
अगर उस प्रकाश को भी हम गिराएं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ देते हैं अगर हम विजुअल लाइट गिराते हैं तो। विजुअल लाइट के पास भी कुछ एनर्जी है। यहाँ मैंने पूरा स्पेक्ट्रम दिखलाया है। स्पेक्ट्रम में आप जानते हो जब हम गामा रे से रेडियो वेव की तरफ आते हैं तो जो एनर्जी है वो घटती है, जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है। मतलब विजुअल लाइट के पास जितनी एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी गामा रे के पास है, एक्सरे के पास है, यूवी रे के पास है। तो अगर कोई मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है विजुअल लाइट के गिरने से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम उस पर यूवी गिराएं, एक्सरे गिराएं, गामा रे गिराएं तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब के पास विजुअल लाइट से भी ज़्यादा एनर्जी है। तो इन सारे मेटल्स में आप इन सबको ध्यान में रख सकते हो। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। इन सब के सरफेस पे अगर हम विजुअल लाइट भी गिराएं तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। अगर हम इस पर यूवी गिराएं तो भी हो जाएंगे, अगर हम एक्सरे गिराएं तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि जिंक है, कैडमियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे, इन पर हम विजुअल लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पर सफिशिएंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम यूवी गिराएं तो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे। तो हमसे सवाल में देखो ये पूछा है केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया करने पर, केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में आपसे कहा गया है कि अगर हम विजुअल लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एमिट नहीं होंगे, लेकिन अगर हम यूवी गिराते हैं तो हो जाएंगे। तो ये सारे जो मेटल्स हैं यहाँ पर जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, अगर हम इस पर विजुअल लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, अगर हम यूवी गिराते हैं तो हो जाएंगे। तो हमारा आंसर देखो यहाँ पर सोडियम नहीं, पोटेशियम नहीं, उसके बाद सीजियम नहीं। क्यों? क्योंकि इन सब पर हम विजुअल लाइट भी गिरा दें तो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे सरफेस से। हमसे पूछा है केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर, तो आंसर हमारा यहाँ पर जिंक हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आर्द्र दिन की सुबह, वायु में नमी भी है, सुबह का टाइम है, कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से मतलब रूट खत्म होती है और तना निकलता है, वहाँ से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलती है। यह इस कारण होता है। ट्रांसपीरेशन आप जानते हैं, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? जिसे यहाँ पर दिखलाया गया है, पत्तियों में जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वहाँ से पानी भाप के रूप में बाहर निकलता है। याद रखिएगा जो पानी है यहाँ पर, जल है, वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। देखो पानी इस रूप में भी बाहर निकलता है प्लांट से, ऐसे लीफ के मार्जिन में पोर्स होते हैं, वहाँ से पानी देखो बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ जो पानी है ना, यह लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर देखो ट्रांसपीरेशन में है गैसेस फॉर्म में, वाष्प के रूप में, लेकिन यहाँ पर है लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में ही बाहर आ रहा है। इसे बोलते हैं गटेशन, इसे बोलते हैं गटेशन, बिंदु स्राव। गटेशन हमारा आंसर नहीं होगा, ब्लीडिंग भी नहीं होगा। तो ट्रांसपीरेशन और गटेशन में दोनों में ही क्या है कि पानी बाहर निकलता है, एक में वाष्प के रूप में स्टोमेटा से, दूसरा जो है पानी के रूप में लिक्विड के फॉर्म में, जैसा यहाँ पर दिखलाया गया है। अब जैसे मान लो कि कोई ये पेड़ है, आप जानते हो जो पेड़ हैं वो लंबे लंबे होते हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं वहाँ से पानी का अवशोषण होता है, मिट्टी में जो नमी है वहाँ से पानी का अवशोषण होता है जड़ों के द्वारा, फिर ये पानी क्या है ऊपर की ओर चढ़ता है और पत्तियों तक पहुँच जाता है। अब खुद सोचो, गुरुत्वाकर्षण बल पानी को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन पानी फिर भी ऊपर की ओर चढ़ जा रहा है। तो कुछ तो ऐसी बात है, खासियत होती है पेड़ पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसके कारण ये पानी ऊपर की ओर चढ़ जाता है। दो कारण हैं, एक है ट्रांसपीरेशन पुल और दूसरा है रूट प्रेशर। ट्रांसपीरेशन पुल और रूट प्रेशर ये दोनों ही जिम्मेवार होते हैं पानी को ऊपर चढ़ाने में, वो भी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। लेकिन जो रूट प्रेशर है ये उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, मतलब इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है पानी को ऊपर चढ़ाने में। इसका रोल आपको दिखेगा किसमें, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि घास है या घास के ही हाइट के दूसरे प्लांट्स जो होते हैं, उन सब में रूट प्रेशर पानी को ऊपर चढ़ाता है। जो लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उनमें ट्रांसपीरेशन पुल के कारण पानी ऊपर चढ़ता है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर लिखी गई है, ये एनसीईआरटी का कटआउट है। हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर ये होगा मूलतः रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर ये तब काम करेगा, रूट प्रेशर एक तो मैंने आपसे कहा कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि घास है, घास के हाइट के दूसरे प्लांट्स जो होते हैं, उन सब में रूट प्रेशर के द्वारा पानी ऊपर चढ़ता है। रूट प्रेशर भी काम तब करेगा जब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यानी ये जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है ये लो हो, ये कम हो,
वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो उस समय रूट प्रेशर काम करता है। अब मैं आपसे पूछूं वाष्पोत्सर्जन की दर कम कब होती है, तो एक तो तब होती है जब वातावरण में नमी ज़्यादा हो। अगर वातावरण में नमी ज़्यादा है मतलब वातावरण में क्या है, ऑलरेडी पानी वाष्प रूप में है, तो ऐसे में क्या होगा, वातावरण और पानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, तो उस समय क्या होगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सवाल देखो बोल ही रखा है कि नम है, ठीक है। दूसरा, ये जो ट्रांसपिरेशन रेट है ये कम कब होगा, सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम में या फिर एकदम शाम के टाइम में। देखो डे टाइम में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होती है, और मॉर्निंग के टाइम में या फिर लेट इवनिंग के टाइम में ट्रांसपिरेशन रेट कम होती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में जो है आपसे ये कह दिया कि सुबह का टाइम है मतलब ट्रांसपिरेशन रेट कम है, उसके बाद नम है, आर्द्र है, मौसम मतलब ट्रांसपिरेशन रेट कम है। ये आपसे इनडायरेक्ट वे में इन दोनों बातों से कह दिया गया है। उसके बाद देखो तीसरा कि तने के आधार से एक ब्लेड से काटा गया है। तने के आधार से मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि जो रूट प्रेशर है ये छोटे छोटे प्लांट्स में काम करते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स में क्या है कि जड़ें हैं और जो तना है उसकी लंबाई भी कम है। तो तने के आधार से यानी कि रूट खत्म हुआ, स्टेम स्टार्ट हुआ, वहाँ से काटा गया है। तो यहाँ पर जो पानी का रिसाव होगा ना वो रूट प्रेशर के कारण होता है। रूट प्रेशर क्या है भाई, पानी को ऊपर चढ़ाने की ये प्रक्रिया है प्लांट के अंदर। वो क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह वृक्ष पर आता है कहलाती है। ऑर्किड जो प्लांट हैं ये होते हैं एपीफाइट। ज़्यादातर जो ऑर्किड्स होते हैं वो एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स हम लोग उन प्लांट को बोलते हैं जो दूसरे प्लांट बॉडी पर रहते हैं, दूसरे प्लांट बॉडी पर ग्रो करते हैं केवल रहने के लिए। तो यहाँ देखो जो ऑर्किड है वो एक एपीफाइट है, यानी दूसरे वृक्ष के ऊपर, दूसरे पौधों के ऊपर ये उगते हैं केवल रहने के लिए, केवल रहने के लिए। ये चीज़ ध्यान में रखना है, केवल रहने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस प्लांट से ये भोजन प्राप्त कर रहा है, भोजन प्राप्त नहीं, ये अपना खाना खुद से बना लेते हैं, केवल रहने के लिए उनको ये चाहिए, ये पेड़ चाहिए। तो ऐसे प्लांट को हम लोग एपीफाइट बोलते हैं। ऑर्किड भी एपीफाइट है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि ये जो ऑर्किड है इसको तो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा को हम प्लस से दिखाते हैं, लेकिन ये जो पेड़ है इसका ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, इसका ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म, जिसमें एक प्रजाति को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना तो फ़ायदा होता है ना ही नुकसान होता है। इस पेड़ को ना तो फ़ायदा है ना ही नुकसान है, लेकिन इसको तो घर मिल गया रहने के लिए, ऑर्किड को। तो फ़ायदा को हम लोग प्लस से दिखाते हैं, और ना तो फ़ायदा हो ना ही नुकसान हो उसे हम लोग जीरो से दिखाते हैं, और अगर नुकसान हो तो उसे माइनस से दिखाते हैं। तो कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा होगा दूसरे को ना तो फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। बी हमारा यहाँ पर आंसर। म्यूचुअलिज्म, जैसे कि लाइकेन कवक और शैवाल के बीच में सहजीवीय संबंध है, इसी को हम लोग म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लाइकेन को भी कवक को भी फ़ायदा होता है और शैवाल को भी फ़ायदा होता है, तो प्लस प्लस दोनों के लिए। उसके बाद देखो पैरासिटिज्म आप जानते हो, पैरासाइट जो एक को फ़ायदा करता है दूसरे को नुकसान, जो होस्ट है उसको नुकसान हो जाता है और जो पैरासाइट होता है उसको फ़ायदा हो जाता है। तो एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान, ये पैरासिटिज्म है। ऐसे संबंध को हम लोग पैरासिटिज्म बोलते हैं। अमेंसलिज्म में क्या होगा, अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरे को ना तो नुकसान ना ही फ़ायदा। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है, यानी ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें से बताना है किसके पॉलेंस हैं जो एलर्जी कारक है। तो एलर्जी जो है ये कई कारणों से हो सकती है। किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को केमिकल से एलर्जी होती है, किसी को पॉलन से एलर्जी होती है, जैसे आपने सुना होगा किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है। तो एलर्जी के कारण जो है कई हो सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्लांट है जिनके पॉलेंस जो है वो एलर्जी करते हैं। ये है पार्थेनियम। पार्थेनियम के जो पॉलेंस होते हैं ना ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये एलर्जी कारक होते हैं। बाकी इन सब के जो पॉलेंस होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। परागकण के कारण जो एलर्जी होती है ना उसे हम लोग हे फीवर भी बोलते हैं, हे फीवर। तो ये भी आप ध्यान में रखें, परागकण के कारण जो एलर्जी होती है उसे हम लोग हे फीवर भी बोलते हैं। ये जो पार्थेनियम है ना इसे गाजर घास भी बोलते हैं या फिर कांग्रेस घास भी बोलते हैं। गाजर घास या फिर कांग्रेस ग्रास यानी कि कांग्रेस घास। निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं या फिर बोल दो 4 भाग होते हैं। जाइलम फाइबर, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, जाइलम पैरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स। तो 1 2 3 4। उसके बाद फ्लोएम के पास भी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा जो यहाँ पर नहीं दिखलाया गया है,
उसके बाद सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स। जो यहाँ पर सीव ट्यूब के साथ जो सेल्स लगी हुई है ये कंपेनियन सेल्स, साथी कोशिका या फिर सहचर कोशिका हम बोलते हैं। तो यहाँ देखो कौन इनमें जाइलम का भाग नहीं है, ट्रैकीड तो है, वेसल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी हैं। सीव ट्यूब ये फ्लोएम का पार्ट है। यहाँ पर देखो ये जो ट्यूब दिखलाया गया यही है सीव ट्यूब। सी हमारा यहाँ पर आंसर। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? बहुलक जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था केमिस्ट्री के अंदर तो वहाँ जोड़ देते हुए मैंने आपसे कहा था कि कैप्रोलैक्टम के बारे में ध्यान में रखिए आप अच्छे से। तो नाइलॉन 6 ये पॉलीमर है, ये बना होता है कैप्रोलैक्टम से, यानी कैप्रोलैक्टम ये एकलक है, मोनोमर है। बहुत सारे कैप्रोलैक्टम जो है आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के नाइलॉन 6 बनता है, क्योंकि एक ही प्रकार के एकलक से ये बहुलक का निर्माण हुआ है, एक ही प्रकार के मोनोमर से ये पॉलीमर बना हुआ है। तो इस पॉलीमर को हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर। वही नाइलॉन 6 के बारे में भी आप ध्यान में रखें। नाइलॉन 6 कोपॉलीमर है, दो प्रकार के मोनोमर से ये मिलकर के बनते हैं, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, तो ये भी आप ध्यान में रखें। आपसे पूछा जा सकता है नाइलॉन 6 के मोनोमर्स कौन कौन से हैं, या तो ये दोनों विकल्प में दिख जाएंगे या फिर इन दोनों में से कोई एक, ज़्यादा चांस है एडिपिक एसिड का। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया को ही हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसमें निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। हम किसी वस्तु को साफ साफ तब देख पाते हैं जब उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, लेकिन मायोपिया में देखो क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना से पहले ही हो जाता है यहाँ पर। इसी को ठीक करने के लिए क्या होता है कि कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब अवतल लेंस को हम रख देंगे अपने आँख के सामने तो देखो जो प्रतिबिंब है ये वापस से रेटिना पर बनने लग जाएगा। तो बी हमारा आंसर। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो यहाँ पर सवाल में आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर गेहूं के स्थान पर क्या होना चाहिए? गेहूं के स्थान पर यहाँ पर धान होना चाहिए, धान। ठीक है, यहाँ जो व्हीट है इसके स्थान पर राइस, क्योंकि यहाँ पर देखो विद्या, चंपा, लेखा ये सारे जो है गेहूं की वैरायटीज़ नहीं है, ये सारे जो है गेहूं की वैरायटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक वैरायटी जया है, लेकिन जया जो है ये चावल की वैरायटी है, ना कि गेहूं की वैरायटी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। भारत में कृषि निदेशालय के द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। रत्ना भी धान की एक बौनी प्रजाति है, तो जया और रत्ना ये दोनों आप ध्यान में रखें। गेहूं की अर्धवामन किस्में जो है इनमें देखो सोनालिका है और कल्याण सोना है। इनमें से जो 4 विकल्प हैं वहाँ पर इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए था, बट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मेरे ख्याल से तो गेहूं के स्थान पर धान ही यहाँ पर होनी चाहिए थी। खैरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। यहाँ पर गेहूं के स्थान पर धान करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर यहाँ पर जया हो जाएगा। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालन करना, रेशम कीट का पालन करना। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखो। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोरी, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बॉम्बिक्स मोरी, बॉम्बिक्स मोरी ये क्या है? ये सिल्क वॉर्म है, रेशम कीट है, यहाँ से रेशम को प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? जलीय खरपतवार है, यहाँ पर 2 बार खरपतवार है तो एक काट दो। तो ये है इकॉर्निया। इकॉर्निया को हम लोग वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, ये आप देखते भी होंगे तालाबों में। वाटर हायसिंथ, जल कुंभी, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, और यह है विश्व की सबसे खतरनाक खरपतवार, जलीय खरपतवार। एजोला, एजोला भी आपने सुना होगा, यह एक्वेटिक फर्न। जो यहाँ पर साल्विनिया है ये भी एक्वेटिक फर्न, इसे मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं। इस एजोला को, इसका इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल होता है। जो साल्विनिया है इसे हम वाटर मॉस भी बोलते हैं, करीबा वीड बोलते हैं, सौर ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर का शोक भी बोलते हैं। ये जो एजोला है और ये जो साल्विनिया है ये है टेरिडोफाइट्स, ये ध्यान में रखिए आप, ये है टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइटा जो प्लांट ग्रुप है उसके ये दोनों मेंबर्स हैं। हमारा आंसर यहाँ पर ए। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, इनमें से बताना है कौन। 3 तरह के सबस्टांस होते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। जो डाईमैग्नेटिक होते हैं ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जो पैरामैग्नेटिक होते हैं चुंबक से अट्रैक्ट होते हैं बट बहुत ही कम, या फिर बोल दो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि लोहा आप जानते ही हो, तो लोहा है, कॉपर है, निकल है, ये है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। उसके बाद पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन है,
अब आप यहाँ पर बोलोगे कि ऑक्सीजन जो है ये चुंबक से कैसे अट्रैक्ट होती है। देखो इसके पीछे ये अलग कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, बस आपको ये एग्जांपल यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद डायमैग्नेटिक के अंदर देखो कॉपर है, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है और नाइट्रोजन एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आप ध्यान में रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछा था तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट से। निम्न में कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं, डीसी एंड एसी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में अंतर क्या है। देखो जो डायरेक्ट करंट होते हैं उनमें दिशा एक समान रहती है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होते हैं उनमें दिशा जो है आवर्ती रूप से यानी कि पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। यही मेन अंतर है इन दोनों में। डायरेक्ट करंट में यानी कि दिष्ट धारा में दिशा समान बनी रहती है, ऑल्टरनेटिंग करंट में प्रत्यावर्ती धारा में दिशा जो है वो लगातार बदलती रहती है। बात करें अगर हम परिमाण के बारे में तो परिमाण एसी और डीसी दोनों में एक समान रह भी सकता है और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि जो डीसी है उनमें जो परिमाण है वो एक समान रहेगा और एसी में बदलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसी हो या डीसी हो परिमाण एक समान रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। डीसी में दिशा समान बनी रहती है और एसी में दिशा लगातार बदलती रहती है, ये अंतर होता है। तो देखो एसी के बारे में, यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है। हमारे घरों में जो विद्युत धारा जो आ रही है वो काफ़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो ये बात तो सही है। इसका उत्पादन सस्ता होता है डीसी की तुलना में, ये भी सही है। इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है ट्रांसफार्मर की मदद से, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपने सुना होगा। इसका परिमाण समान रहता है, ये कहना गलत हो जाएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में इसका परिमाण समान रहता है। देखो परिमाण समान रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, इसलिए ये बोलना कि इसका परिमाण समान ही रहता है ये गलत हो जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पर आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। इकोसिस्टम चैप्टर मैंने आपको करवाया हुआ है, वहाँ पर मैंने ये चीज़ करवाया हुआ है आपको। तो भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। ये सारे जो हॉटस्पॉट्स हैं ये आप ध्यान में रखिए। हमसे पूछा है कि कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कौन है इनमें। तो यहाँ पर देखो पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यहाँ पर है वेस्टर्न हिमालय, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो पश्चिमी घाट है लेकिन यहाँ पर पूर्वी घाट है, तो ये भी नहीं होगा। सेंट्रल प्लेट्यू तो इसमें है ही नहीं, नहीं होगा। वेस्टर्न घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट, डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है वो 26 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में। सारे प्रश्न अच्छे थे, तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, अगर आपके एग्जाम में जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।